थैंक यू सो मच मैम। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपराजिताओं का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वार्मली इनवाइट करने के लिए। और इसी के साथ आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आप सभी जानते हैं, जैसा नूतन मैम ने भी कहा, कि आज हमारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है। तो आज इस अवेयरनेस डे में हमें जागरूकता लानी है, अपने आप को जागरूक करना है इस भयावह समस्या के बारे में जिसका नाम है कैंसर। किस प्रकार की ये बीमारी है, क्या क्या इसके कारण है, रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे, कैसे हम अपना बचाव इस बीमारी से कर सकते हैं। आज हम डिटेल में इस कैंसर नामक बीमारी पर चर्चा करेंगे। तो आज 7 नवंबर है, इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये 7 नवंबर को आपको एक ऐसी जानकारी मिल रही है जो आपके जीवन को बदल सकती है। और इसीलिए आज हमें इस जानकारी को ग्रहण करना है और इसके माध्यम से अपने आप को जागरूक बनाकर आज हमें कैंसर से मुक्ति दिलानी है अपने आप को। तो आप सभी को मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगी कि आप सभी पेन और कॉपी भी अपने पास रखिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप सभी नोट डाउन कर लिए। अब आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय यहाँ देना चाहूंगी। मेरा नाम है निधि रावत और मैं हूँ आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर। मैं बतौर एक हेल्थ और वेलनेस कोच के तौर पर रजिस्टर्ड हूँ और एक हेल्थ और वेलनेस कोच इंडस्ट्री में कार्यरत हूँ। साथ साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर मैं अपने बैकग्राउंड पर बात करूं तो मैं बतौर योगा इंस्ट्रक्टर की तरह भी काम कर चुकी हूं। और मेरा कहीं ना कहीं ये विजन है कि हमें भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाना है, और उसके लिए आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, क्या अहम रोल मैं अदा कर सकती हूँ। और उसी लिए मैं आप सभी के बीच में ये बेहतरीन जानकारी लेकर आती हूँ। हर वक्त, हर महीने, हर हफ्ते हम कहीं ना कहीं इन जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें हमें जानने को मिलता है अनेकों बीमारियों के बारे में और उसके समाधान के बारे में। प्राकृतिक समाधान पर हम चर्चा करते हैं। और यही मेरी मुहिम है कि हमें भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाना है, जैसे डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम का भी ये सपना है, हमारा भी ये सपना है। तो जरूरी है कि इस सपने को साकार किया जाए, और आज की जो इन्फॉर्मेशन है वह इस सपने को साकार करने में आपकी मदद करेगी। जी हाँ, आपको एक ऐसी बीमारी से बचाने में ये मदद करेगी जिसका नाम है कैंसर। कैंसर क्या होता है? मौत का दूसरा नाम कहा जाता है इस बीमारी को। जी हाँ। और इस बीमारी से हमें डरना नहीं है, लेकिन हमें इस बीमारी को नजरअंदाज भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस बीमारी को नजरअंदाज करते हैं और अगर एक बार इस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो आपको गुजरना पड़ेगा भयानक ट्रीटमेंट से। जी हाँ। इसका ट्रीटमेंट, इस बीमारी का ट्रीटमेंट इस बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। चाहे वो कीमोथेरेपी हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, ये सभी प्रकार की थेरेपी इतनी दर्दनाक होती है, इतनी एक्सपेंसिव होती है कि किसी भी मनुष्य के शरीर को और उसके माइंड को तोड़ के रख सकती है। और फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति अगर कैंसर से होकर गुजरता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनके परिवार में आती ही आती है। इतना भयानक ट्रीटमेंट है कैंसर का। और इसीलिए आज हमें इस बीमारी से अपना बचाव करना जरूरी है। इस बीमारी के लिए हमें इस मूल मंत्र को फॉलो करना जरूरी है, और ये मूल मंत्र है, हमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करना है। यानी उपचार से बेहतर है बचाव। अगर आप अपना बचाव करेंगे इस बीमारी से तो वह हमारे लिए सबसे अच्छा बेस्ट प्लान है, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ बना सकें। इस बीमारी से अपने आप को पीड़ित ना होने दें, क्योंकि यह बीमारी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही भयानक है। और इसीलिए आज मैं आप सभी के बीच में आई हूँ इस उपलक्ष्य में कि आज हमारा नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है 7 नवंबर को, जो हर साल मनाया जाता है। और इस डे में हम सभी को कैंसर पर अवेयरनेस लानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमारे भारत में हम सभी जानते हैं कि कैंसर की जो समस्या है वो दिन प्रतिदिन गंभीरता इसकी बढ़ती जा रही है। कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप उन व्यक्तियों को भी इनकी श्रेणी में देख सकते हैं जिनके पास अतः पैसा है, पैसों की कोई कमी नहीं है, एक अच्छी लाइफस्टाइल वह जीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो जाता है। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हम देख सकते हैं, जैसे कि नरगिस दत्त है, ऋषि कपूर, इरफान खान, ये जाने माने नाम है, जाने माने पर्सनालिटीज हैं। लेकिन इन सभी व्यक्तियों की आज मृत्यु का कारण हम देखें तो वो कैंसर है। इन्होंने क्या कुछ नहीं करा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने आप को इस बीमारी से नहीं बचा पाए। और इसीलिए आज हमें इस मौत के दूसरे नाम कैंसर से डरना नहीं है, हमें इसको हराना है, हमें इससे हारना नहीं है। और हराने के लिए आज हमें जरूरी है ये जानकारी। ये जानकारी आपको कैंसर को हराने में मदद करेगा। और इसीलिए आज हमें उन सभी व्यक्तियों से इंस्पिरेशन लेने की जरूरत भी है जिन्होंने आज कैंसर को हराया है। जी हाँ। मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, लिसा रे जैसी नामी पर्सनैलिटीज, आज हम जानते हैं इन्हें, आज ये जीवित हैं क्योंकि इन्होंने कैंसर से बहुत अच्छी तरीके से फाइट की है।
और आज वह जीवित हैं। और इसीलिए हमें इनसे इंस्पिरेशन लेकर ये समझना जरूरी है कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो डरिए नहीं, क्योंकि आज हम आपको समाधान भी बताएंगे इसका। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कैंसर नहीं हुआ है तो इस बीमारी को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और वक्त रहते हुए अपने आप को कैंसर से मुक्ति दिलाने के लिए सही कदम उठाएं। और इसीलिए आज मैं सबसे पहले आपको गंभीरता दर्शाना चाहूंगी, क्या गंभीरता है भारत में इस बीमारी की, और फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ रिस्क फैक्टर्स पे, और उसके बाद अंत में हम चर्चा करेंगे इसके सॉल्यूशन पर, इसके समाधान पर। आइए सबसे पहले समझते हैं गंभीरता को। देखिए, गंभीरता कुछ इस प्रकार से है कैंसर जैसी बीमारी की भारत में। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक कैंसर रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें साफ तौर पे बताया गया है कि भारत की अगर हम पूरी पॉपुलेशन को, पूरी जनसंख्या को 8 के ग्रुप में बांट दे तो 8 में से एक व्यक्ति को कैंसर है। जी हाँ, 8 में से कोई एक व्यक्ति जो होगा उसे कैंसर की समस्या है, वो कैंसर का विक्टिम है। आगे आने वाले 5 साल में यानी 2025 तक कैंसर के केसेस भारत में बढ़ेंगे। साफ तौर पे इन्होंने बताया है कि भारत में आगे आने वाले 5 साल में 2025 तक कैंसर के केसेस 12% की दर से भारत में बढ़ने वाले हैं। तो सोचिए 12% भारत की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में आखिर कितने नंबर होंगे। कई करोड़ों लोग आगे चलने वाले वक्त पर कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। और इसीलिए आज हम सभी व्यक्तियों को समझने की जरूरत है कैंसर क्या है, कैंसर क्यों होता है। और इसी वजह से जब आप समझेंगे तो इस जानकारी के माध्यम से आप जागरूक होंगे, अपने आप को बचा पाएंगे कैंसर से। आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर ये कैंसर नामक बीमारी होती क्या है। देखिए, हम सभी जानते हैं जैसे घर जो है वो ईंट के माध्यम से बनता है, और इसी प्रकार से हमारा शरीर की भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। हमारा शरीर भी सेल्स के माध्यम से बनता है, ये हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। ये ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ रहता है, और इसके माध्यम से अगर हम बात करें तो ये सेल्स जो होते हैं वो एकत्रित होकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू एकत्रित होकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, हमारे अंगों का निर्माण करते हैं। और आज हम इन सेल्स को अगर समझें कि ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स में ही कहीं ना कहीं कैंसर की बीमारी छुपी हुई है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ये जो कैंसर नामक बीमारी है वो हमारे सेल से कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि कैंसर एबनॉर्मल सेल के कारण ही होते हैं। जी हाँ, हमारे सेल की बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के माध्यम से हमारे सेल्स का निर्माण होता है। क्या होता है कि हमारे सेल जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो एक वक्त बाद मर जाते हैं, उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, और उनकी जगह पर नए सेल्स का निर्माण होता है। नए सेल्स का निर्माण सेल डिवीजन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो स्प्लिट होता है, और इसके माध्यम से 2 सेल्स का निर्माण होता है। ये 2 सेल्स पुराने वाले सेल की जगह लेते हैं, और इसके माध्यम से हमारे शरीर में यही प्रक्रिया आगे चलती जाती है। सेल्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के हमारे शरीर में बनते हैं, या फिर नॉर्मल सेल्स की प्रक्रिया, नॉर्मल सेल्स बनते हैं, या फिर एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं। अब नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं? नॉर्मल सेल्स ऐसे सेल होते हैं जो एक वक्त बाद जिनकी डेथ हो जाती है, यानी प्रोग्राम सेल डेथ की प्रक्रिया से वो होके चलते हैं। उनका लाइफ स्पैन फिक्स होता है, एक वक्त तक ही वो जीवित रहते हैं, और उसके बाद उनकी जगह नए सेल लेते हैं। जब इन सेल्स को ब्लड सप्लाई मिलती है तो वो लिमिटेड ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी ग्रोथ रेट लिमिटेड होती है। लेकिन इसी की जगह पर अगर हम बात करें तो दूसरे प्रकार के सेल जो हमारे शरीर में बनते हैं वह है एबनॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल जो हमारे शरीर में बनते हैं उनके पीछे का कारण है डीएनए में किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाना। जब सेल बनते हैं तो डीएनए में जब किसी प्रकार की मिस्टेक होती है, गड़बड़ी हो जाती है, तो उसके कारण एबनॉर्मल सेल का निर्माण होता है। यह एबनॉर्मल सेल की प्रक्रिया ऐसी होती है, इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि जब इनको थोड़ी भी ब्लड सप्लाई मिलती है तो ये बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। ये इतने ग्रो करते हैं कि इनकी ग्रोथ की जो मात्रा होती है वो नॉर्मल सेल से बहुत ज्यादा होती है, और इसी के साथ साथ इनकी कोई भी प्रोग्राम सेल डेथ की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी इनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पैन नहीं होता है, ये मरते नहीं है, और इसीलिए ये ग्रो करते रहते हैं। यही आगे चलकर लंप ऑफ टिश्यू का निर्माण करते हैं। यही लंप ऑफ टिश्यू जो होते हैं वो अगर एक वक्त बाद बढ़ना शुरू कम हो जाए, बंद हो जाए, तो उनको हम बिनाइन कैंसर के नाम से, सॉरी, बिनाइन ट्यूमर के नाम से जानते हैं। बिनाइन ट्यूमर, और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट कैंसर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो 2 प्रकार से आपके लंप ऑफ टिश्यू बन सकते हैं, और एक होता है जो बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है,
लेकिन आपके लिए जो सबसे खतरनाक होता है वह है मैलिग्नेंट कैंसर। जी हाँ, मैलिग्नेंट कैंसर कैसे बनता है कि जब जो ग्रोथ रेट होती है वो सेल्स की बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, धीरे धीरे करके वो एक सेल से दूसरे सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और इसी के माध्यम से एक वक्त बाद आपका पूरा टिश्यू इन्फेक्ट हो जाता है। टिश्यू के साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरा ऑर्गन इन्फेक्ट हो जाता है, और यही मैलिग्नेंट कैंसर को हम नॉर्मल शब्दों में कैंसर कहते हैं। आज ये प्रक्रिया हमारे लिए बेहद डरावनी है, और इसीलिए आज हमें समझने की जरूरत है कि कैंसर का मूल कारण आखिर क्या है। कैंसर का मूल कारण है हमारे शरीर के एबनॉर्मल सेल, जो हर किसी व्यक्ति के अंदर होते हैं। क्योंकि एबनॉर्मल सेल अगर हम देखें किसी भी व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन की प्रक्रिया से ही हमारा शरीर बनता है, हमारे शरीर के सेल का निर्माण होता है। और इसीलिए आज हमें ये समझने की जरूरत है कि क्या कैंसर होने की संभावना हर एक व्यक्ति को है या नहीं। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि कैंसर होने की संभावना हर एक व्यक्ति को है, आपको भी है, मुझे भी है, क्योंकि हम सभी के अंदर एबनॉर्मल सेल होते हैं। ये एबनॉर्मल सेल को कब ब्लड सप्लाई मिलनी शुरू हो जाए हमें नहीं पता, और कब ये ग्रो होने लग जाए हमें नहीं पता होता। और इसीलिए आज हमें सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स को समझना है, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर्स के माध्यम से ही हमारे सेल में एबनॉर्मल सेल की मात्रा बढ़ती है। अब आप सोचिए कि एबनॉर्मल सेल अगर ज्यादा होंगे तो इसके माध्यम से हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और इसीलिए हमें ये रिस्क फैक्टर्स को आज समझना पड़ेगा। सबसे पहला रिस्क फैक्टर जिसके कारण कैंसर होने की संभावना बढ़ती है, सबसे पहला रिस्क फैक्टर है कि अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये आपके अंदर कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, जब हम स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जाते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नेगेटिव असर डालते हैं। जी हाँ, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इन टॉक्सिन्स के कारण कम हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है कि जब हमारे शरीर में एबनॉर्मल सेल्स का निर्माण होता है, एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ बढ़ती है, तो इन ग्रोथ को रोकने वाले कौन होते हैं? हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही होती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कम हो जाएगी तो इसके कारण क्या होगा कि हमारे शरीर में जो कैंसर की ग्रोथ हो रही है उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और इसीलिए कैंसर होने की संभावना आपके अंदर बढ़ जाएगी। ये टॉक्सिन्स आपके शरीर के सेल्स को डैमेज करते हैं और एबनॉर्मल सेल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करते हैं। और हम जानते हैं कि अगर एबनॉर्मल सेल की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा? कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि आज हमें तंबाकू का सेवन करना बंद करना है, हमें स्मोकिंग का सेवन करना बंद करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप कैंसर से बचे रहें। अब आइए चलते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर को समझते हैं। और ये दूसरा रिस्क फैक्टर है कि अगर आप शराब का सेवन करते हैं, चाहे एक घूंट शराब हो, चाहे एक ग्लास शराब हो, चाहे एक बॉटल शराब हो, हर एक शराब की बूंद आपके लिए बेहद हानिकारक है। क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारी नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है जो साफ तौर पे बताती है, एविडेंस के तौर पर उन्होंने बताया है कि आज अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो इसके कारण कैंसर होने की संभावना आपके अंदर बढ़ जाती है। जी हाँ, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताना चाहूंगी। एक प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में जिसमें जो शराब हम ले रहे हैं, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इथेनॉल भी कहते हैं। इथेनॉल जब हमारे शरीर के अंदर जाता है, शराब जब हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो वह एक टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट होती है, और इस टॉक्सिक केमिकल का नाम है एसिटल एल्डिहाइड। एसिटल एल्डिहाइड में ये इथेनॉल कन्वर्ट होता है, और इसी के कारण ये एसिटल एल्डिहाइड हमारे बॉडी के लिए बेहद टॉक्सिक केमिकल होता है। जी हाँ, इसके कारण हमारे डीएनए में मिस्टेक आती है। आप जानते हैं कि डीएनए में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो क्या होता है? एबनॉर्मल सेल का निर्माण होता है, और एबनॉर्मल सेल का निर्माण होगा तो इसके कारण हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाएगी। और इसीलिए जरूरी है कि आज हम शराब के सेवन को करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आज ये आपको कैंसर होने की संभावना से ग्रसित कर रहा है। आइए बढ़ते हैं, तीसरे रिस्क फैक्टर को समझते हैं। और ये तीसरा रिस्क फैक्टर है कि आज हमारे खान पान की जो शैली है वो बेहद खराब है। आज हम जो खाना खा रहे हैं वो बेहद अनहेल्दी खाना है। आज हम फास्ट फूड पर ज्यादा रिलाय रह रहे हैं, आज हम प्रोसेस फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, पैकेज फूड का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, और आज इन्हीं के कारण कैंसर होने की संभावना हमारे अंदर बढ़ जा रही है। क्योंकि फास्ट फूड के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल्स ऐसे मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देते हैं, जैसे अजीनोमोटो। अजीनोमोटो हम जानते हैं कि कई प्रकार के फास्ट फूड में मौजूद होता है, चाहे वो आपके मोमोज हो, चाहे वो आपके चाउमीन हो, नूडल्स हो, इन सभी के अंदर मौजूद होता है अजीनोमोटो।
और इसीलिए आज ये कैंसर होने की संभावना को बढ़ा देता है। ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमारे खाने के अंदर मौजूद होते हैं, स्पेशली प्रोसेस फूड के अंदर मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप रेड मीट का भी सेवन करते हैं तो ये रेड मीट भी आज आपके लिए बेहद हानिकारक है। ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साफ तौर पे कहना है कि आज रेड मीट के कारण भी बहुत सारे व्यक्तियों को बोवल कैंसर हो रहा है। जी हाँ, कोलोरेक्टल कैंसर हो रहा है। तो आज इसके कारण अगर हम देखें तो इसके अंदर भी एक प्रकार के ऐसा केमिकल मौजूद होता है, एन नाइट्रोसो कंपाउंड्स होते हैं, जिसके माध्यम से कैंसर होने की संभावना आज हमारे अंदर बढ़ जाती है अगर हम मीट का ज्यादा सेवन करते हैं तो। इसीलिए जरूरी है कि आज हम सभी अपने खाने को बहुत ही ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट पर आधारित रहें। आज इस रिस्क फैक्टर को आपको अपने आप से हटाना है तो आपको मीट का सेवन कम करना होगा, आपको प्रोसेस फूड का सेवन कम करना होगा, अनहेल्दी खाने का सेवन कम करना होगा। अब आइए बढ़ते हैं, चौथे रिस्क फैक्टर को समझते हैं। और ये चौथा रिस्क फैक्टर आज हमारी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। हमारी जीवन शैली आज बेहद निष्क्रिय होती जा रही है। हम सभी जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी के एरा में हम बैठे बैठे सभी काम कर लेते हैं, और इसी वजह से आज हम काम करना ही पसंद नहीं है, आज हम फिजिकल एक्टिविटी करना ही पसंद नहीं करते हैं। और इसी वजह से आज हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है, एबनॉर्मल सेल का निर्माण बढ़ता जा रहा है, हम मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं, और अनेकों प्रकार की समस्याएं आज इसके कारण हो रही है। और इसीलिए आज हम सभी को अगर कैंसर के रिस्क से बचना है तो इसलिए उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाना जरूरी है, आपको फिजिकल एक्टिविटीज करना जरूरी है। अब आइए जानते हैं पांचवें रिस्क फैक्टर को। पांचवें रिस्क फैक्टर आज हमारे बीच में है, मौजूद है, और इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, पॉल्यूशन एंड यूवी रेडिएशन। हम जानते हैं कि हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है आज बेहद पॉल्यूटेड हो चुका है। हमारे एनवायरनमेंट में सभी प्रकार के टॉक्सिन्स हैं जो हम सांस के माध्यम से ले रहे हैं, खाने के माध्यम से ले रहे हैं, पानी के माध्यम से ले रहे हैं, और ये सभी प्रकार के टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाकर कैंसर का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, कैंसर का निर्माण आज इसके कारण हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि ये सभी टॉक्सिन्स जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो ये ऑक्सीडेंट्स का निर्माण करते हैं, और ये ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बेहद कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कैंसर कॉजिंग होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं जिनको हम ऑक्सीडेंट्स के नाम से जानते हैं, ये सभी कैंसर कॉजिंग होते हैं, कैंसर का मूल कारण होते हैं। और इसीलिए आज ये हमारे सेल को डैमेज कर रहे हैं, एबनॉर्मल सेल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ा रहे हैं, और कैंसर होने के रिस्क को भी हमारे शरीर में बढ़ाते जा रहे हैं। अब आइए जानते हैं, छठे रिस्क फैक्टर को समझते हैं। और ये छठा रिस्क फैक्टर हम सभी के बीच में मौजूद होता है जो दिखाई नहीं देता है। जी हाँ, वायरसेस, बैक्टीरिया, सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास मौजूद हैं और जिनके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कई इन्फेक्शन हमें होते हैं, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, हेपेटाइटिस इसके कारण होता है। ये सभी प्रकार की बीमारियां अगर लॉन्ग टर्म तक आपके अंदर बनी रही, आपने इसका सही प्रकार से इलाज नहीं करा, तो आज आगे चलकर ये आपको कैंसर से पीड़ित कर सकता है। और इसीलिए आज हम सभी को इस पर विशेषकर ध्यान देना है कि जो संक्रामक बीमारियां हमारे अंदर पनप रही हैं उनके कारण आज कैंसर होने की संभावना बढ़ती जा रही है, और इसकी रोकथाम बेहद जरूरी है। अब आइए समझते हैं सातवें रिस्क फैक्टर को। और ये सातवां रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन, जिसको हम सूजन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, सूजन, स्पेशली जो अंदरूनी सूजन है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, जिसके बारे में हम अवगत नहीं होते हैं, ये अंदरूनी सूजन आज हमारे लिए बेहद टॉक्सिक होती जा रही है और ये कैंसर कॉजिंग हो रही है। जी हाँ, इसके कारण कैंसर हो रहे हैं, क्योंकि ये जो इन्फ्लामेशन होती है लंबे समय तक ये आपके शरीर के सेल्स को डैमेज करने का काम करती है, और इसी वजह से एबनॉर्मल सेल की मात्रा आपके शरीर में बनती है और इसके कारण कैंसर होता है। और इसीलिए आज हमें इन सातों रिस्क फैक्टर्स को समझते हुए आज ये समझना जरूरी है कि हमें इन सातों रिस्क फैक्टर से अपने आप को दूर रखना है, इन सातों रिस्क फैक्टर को वक्त रहते हुए न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस बीमारी के लिए जरूरी है इस मूल मंत्र को फॉलो करना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी उपचार से बेहतर है बचाव। बचाव कैसे कर सकते हैं आप अपना? अगर आप चाहते हैं कि आप इस बीमारी से, कैंसर नामक बीमारी से, इन सभी रिस्क फैक्टर से अपना बचाव करें, तो आपके लिए जरूरी है कि आप रूल ऑफ 4 को फॉलो करें। अब ये रूल ऑफ 4 क्या होता है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि रूल ऑफ 4 यानी 4 रूल्स हैं आपके पास। अगर आप इन चारों रूल को फॉलो करते हैं, चारों प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तो आप अपने आप को कैंसर से बचा सकते हैं। जी हाँ, कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। सबसे पहला रूल है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे।
दूसरा रूल है कि हमें ऑक्सीडेशन से फाइट करनी होगी। तीसरा रूल है कि हमें इम्यूनिटी को बेहतर बनाना होगा। और चौथा रूल है कि हमें इन्फ्लामेशन को कम करना होगा। आज इन चारों रूल के बारे में हम समझेंगे, क्या क्या हमारे पास समाधान आज मौजूद है इन चारों रूल्स को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उस पर बातचीत करेंगे। आइए जानते हैं सबसे पहले रूल को। रूल ऑफ 4 में सबसे पहला रूल है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। अब कौन कौन से बदलाव हमें जीवन शैली में लाना जरूरी है? सबसे पहला डाइट, क्योंकि आहार आपके स्वास्थ्य का 90% इसका रोल होता है, यानी आहार का आपके स्वास्थ्य को बनाने में 90% रोल है। और इसीलिए हम क्या खा रहे हैं, क्या वो हमारे शरीर में कैंसर को उत्पन्न कर सकता है या नहीं, इसके बारे में हमें अवगत होना जरूरी है। इसीलिए आज हम अगर बहुत ज्यादा एनिमल बेस्ड डाइट खा रहे हैं, हम मीट का ज्यादा सेवन करते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप थोड़ा अपनी डाइट को स्विच करें प्लांट बेस्ड डाइट में। जी हाँ, डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम भी साफ तौर पे कहती हैं कि अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप वेजिटेबल्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, सॉल्युबल फाइबर्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप सीजनल फ्रूट्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, दालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषण मिलते हैं, तो इसके माध्यम से हम ज्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को स्वस्थ बना पाएंगे और कैंसर की संभावना को कम कर पाएंगे। क्योंकि आज मीट का सेवन करना भी एक प्रकार से एक ऐसा फैक्टर बन चुका है जिसके कारण हमें कैंसर हो सकता है अगर हम बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं। इसी प्रकार से दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आपको 40 मिनट एक्सरसाइज करनी है। जी हाँ, अगर आप निष्क्रियता को सक्रियता में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर आप अपनी जीवन शैली को एक्टिव बनाएंगे, प्रतिदिन अपने आप के लिए 1 घंटा से लेकर 40 मिनट भी अगर आप निकालेंगे, तो आप अपनी जीवन शैली को एक्टिव बना पाएंगे और अपने बॉडी का ध्यान रख पाएंगे, कैंसर से इसे बचा पाएंगे। तीसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि सही न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करना। सही न्यूट्रिशन यानी जो पोषण हमें जरूरी होते हैं हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल हो, विटामिन हो, ये सभी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है और हमें प्रॉपर मात्रा में मिलने चाहिए। और इसीलिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हमें सभी प्रकार के पोषण अपने खाने के माध्यम से नहीं मिलते हैं, क्योंकि खाने में मिलावट होती है। और इसीलिए आज हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, और उसमें हमारे न्यूट्रीचार्ज के कई प्रोडक्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आज आप अपने शरीर में सही पोषण ला सकते हैं। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके कैंसर को आज हम अपने शरीर से बचा सकते हैं अगर हम पोषण का सही इस्तेमाल करेंगे। अब आइए जानते हैं कैंसर प्रिवेंशन के लिए जो 4 रूल हैं उनमें से हमने एक रूल को समझ लिया, बचे हुए 3 रूल को समझते हैं। ये बचे हुए 3 रूल हैं कि हमें ऑक्सीडेशन से फाइट करनी है, हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना है, और हमें सूजन से अपनी रोकथाम करनी है। सूजन की रोकथाम कैसे की जा सकती है? अगर हम इन तीनों पर बातचीत करें तो मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप इन तीनों रूल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको इन तीनों रूल्स के लिए सॉल्यूशन मिल सकता है। आप अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकते हैं, आप अपने शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं, आप अपने शरीर में सूजन को कम कर सकते हैं। और उस प्रकृति के नायाब तोहफे का नाम, जिसके माध्यम से आज प्राकृतिक तरीके से इन तीनों का सॉल्यूशन पा सकते हैं, एक पावर पैक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन की मात्रा को कम किया जा सकता है, ऑक्सीडेंट की मात्रा को कम किया जा सकता है। सूजन की रोकथाम में ये बेहतरीन काम करता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है और साथ साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है। कई प्रकार के क्लिनिकल ट्रायल से ऑलरेडी प्रूवन है कि गामा ओरिजिनॉल जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला गया एक सफेद कलर का पाउडर है, जो बेहद प्रकृति में है, प्रकृति के माध्यम से ही मिला हुआ ये हमें तोहफा है, जिसके माध्यम से आज आपको तीनों प्रकार की ये प्रॉपर्टीज मिलेंगी जो आपको कैंसर से बचाने में मदद करेगी। ये आपकी एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा आपके शरीर में बढ़ाएगा, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी यानी सूजन की रोकथाम में मदद करता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में आज ये मदद करता है। और इसके माध्यम से आज हम ये कह सकते हैं कि गामा ओरिजिनॉल एक ऐसा पावर पैक सॉल्यूशन बन चुका है जो आपको कैंसर से बचा सकता है। एंटी कैंसर एजेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। जी हाँ, आज मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि गामा ओरिजिनॉल पर कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं।
आप इन क्लिनिकल ट्रायल्स को जरूर एक बार सर्च करिएगा www.original.in साइट पर। और यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे कैंसर्स के टाइप हैं जहां पर गामा ओरिजिनॉल को ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका है, और ये पाया गया है कि गामा ओरिजिनॉल एक सॉल्यूशन की तरह काम करता है, कैंसर को प्रिवेंट करने में और क्योर करने में, दोनों में मदद करता है। 2021 की स्टडी है जो साफ तौर पे बताती है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है ऐसे कैंसर के लिए जिसको हम स्किन कैंसर के नाम से जानते हैं। स्किन कैंसर की रोकथाम में इसका बहुत ही प्रमाणित रिजल्ट है आज हमारे पास। साथ साथ 2015 की स्टडी है साफ तौर पे कहती है कि प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में ये मददगार साबित हुआ है। साथ साथ 2013-2012 की स्टडी है साफ तौर पे बताती है कि साइटोटॉक्सिक एजेंट जो हमारे शरीर में बनते हैं कैंसर कीमो प्रिवेंशन में, इसके रिडक्शन में मदद करने में मददगार साबित होता है। गामा ओरिजिनॉल आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स का नाश करने में मदद करता है। 2012 की स्टडी ये साफ तौर पे कहती है कि हमारे शरीर में जो कैंसर कॉजिंग एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, यानी जो कैंसर सेल को ब्लड सप्लाई मिलती है, उसको रोकने का काम करता है गामा ओरिजिनॉल, और इसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। 2012-2009 की स्टडी भी साफ तौर पे कहती है कि आज इसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड पाया जाता है जो पोटेंशियल कार्सिनोजेनिक कंपाउंड, एक पोटेंशियल ऐसा कंपाउंड है जो एंटी कैंसर कंपाउंड है। जी हाँ, साइक्लोआर्टेनॉल फेरुलेट इसके अंदर पाया जाता है, और ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो गामा ओरिजिनॉल के अंदर पाया जा रहा है, और इसके माध्यम से कैंसर की ग्रोथ को रोका जा सकता है हमारे शरीर में। इसके साथ साथ 1998 की स्टडी भी साफ तौर पे बताती है कि इसके अंदर एंटी एंजियोजेनिक मैकेनिज्म है, यानी ये ट्यूमर की ग्रोथ को कम करने में मदद करता है, उसकी जो ब्लड सप्लाई उसको मिल रही है उसको रोकने में मदद करता है, और इसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। और आज इसके इतनी सारी क्लिनिकल स्टडीज के कारण ही आज भारत के कई डॉक्टर्स हैं जो रिकॉग्नाइज तरीके से ये कहते हैं कि गामा ओरिजिनॉल हर एक भारतीय की जरूरत है, अगर वह अपना कैंसर से रोकथाम करना चाहते हैं, अगर वह चाहते हैं कि वो कैंसर से बचें और कैंसर जैसी बीमारी को सही करें। और इसी श्रेणी में हमारे डॉक्टर राहुल भार्गव जी भी आते हैं। जी हाँ, डॉक्टर राहुल भार्गव जो फोर्टिस हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और इनका ऑलरेडी ये मिशन भारत में चल रहा है कि हमें भारत को कैंसर मुक्त बनाना है, स्वस्थ बनाना है। और इसी संदर्भ में इनका कहना है कि गामा ओरिजिनॉल हम सभी भारतीय की जरूरत है, क्योंकि आज ये कैंसर की रोकथाम में बेहतरीन तरीके से काम करेगा और कैंसर को सही करने में भी मदद करता है। आप सभी डॉक्टर साहब की वाणी सुनिए। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं इससे रिलेटेड, कि क्या सच में गामा ओरिजिनॉल एक एंटी कैंसर कंपाउंड है या नहीं, आप इनसे डायरेक्टली सुनिए। Gamma oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this gamma oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. सभी ने जरूर ध्यानपूर्वक तरीके से सुना होगा। डॉक्टर साहब यहाँ पर साफ तौर पे कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनॉल को अगर आप लंबे समय तक लेते हैं तो ये आपके शरीर में कैंसर होने की संभावना को शून्य कर सकता है। ये आपके शरीर में नेचुरल किलिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस, यानी जो कैंसर सेल की ग्रोथ होती है ब्लड सप्लाई मिलने के कारण, ये ब्लड सप्लाई को रोकने का काम करता है गामा ओरिजिनॉल, और इसके माध्यम से कैंसर सेल की ग्रोथ को रोका जाता है। तो आज एक बेहतरीन सॉल्यूशन के तौर पर गामा ओरिजिनॉल को देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से हम सभी व्यक्तियों को कैंसर से मुक्ति दिला सकते हैं। आज भारत में हमारे पास कई टेस्टिमोनियल है जिन्होंने इस्तेमाल करा है गामा ओरिजिनॉल, ऐसे व्यक्ति हैं, और उसके माध्यम से उन्होंने अपनी कैंसर की समस्या से राहत भी पाई है, साथ साथ कैंसर को प्रिवेंट भी किया है। अभी हमारे पास हाल फिलहाल में एक टेस्टिमोनियल आया है अमित सरकारिया सर का, जो जूनागढ़ गुजरात से बिलोंग करते हैं, और इनका लीलावती हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, और ये स्टेज 4 में थे कैंसर के, और डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, आप अपने गांव चले जाइए, क्योंकि अब आपका बचना बहुत ही असंभव है। और इसीलिए इनका ट्रीटमेंट बंद हो गया था। जब ये गांव गए, गांव जाकर इन्होंने गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना शुरू करा, और इसके बाद इन्होंने अपने अंदर एक मिराकुलस बेनिफिट पाया। इन्होंने ये देखा कि इन्होंने जब से गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना शुरू करा, दिन में ये 3 बार इस्तेमाल करते थे, सुबह, शाम और रात को 2-2 कैप्सूल हर बार, यानी टोटल 6 कैप्सूल्स का वो इस्तेमाल करते थे। और इसके माध्यम से बिफोर एंड आफ्टर की रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि इनका कैंसर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। जी हाँ, कैंसर सेल की ग्रोथ पूरी तरीके से बंद हो गई है, और ये आज एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो जरूरी है कि आज हम इन सभी टेस्टिमोनियल के माध्यम से अपने अंदर विश्वास जगाएं
और विश्वास जगेगा तभी हम गामा ओरिजिनॉल को इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को कैंसर से बचाने में मदद करेंगे, क्योंकि आज ये बीमारी है जिससे अपना बचाव करना बेहद जरूरी है। ये ऐसी बीमारी है जो अगर आपको एक बार हो गई तो ये बहुत ही भयानक बीमारी के रूप में जन्म लेता है, और इसीलिए अपने आप को पहले बचाएं इस बीमारी से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को अपनाएं अपने जीवन में और इसके माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। इसके साथ साथ आपको डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम के मिशन से जरूर जुड़ना है कि हमें फॉर एवर हेल्दी अगर रहना है तो आपको फॉर एवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको बेहतरीन जानकारी मिलती है गामा ओरिजिनॉल के साथ साथ हमें कैसे अपने लाइफस्टाइल को प्रकृतिमय बनाना है और स्वस्थ जीवन जीना है, इसके बारे में आपको जानने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि आज अपने आप को कैंसर जैसी बीमारी से बचाया जाए, और उसके लिए हमें गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाना है और अपने आप को स्वस्थ बनाना है। इसी के साथ आई होप आज के सेशन से आप सभी को जानने को मिला होगा कि कैंसर क्या है, कैसे इसका रोकथाम किया जा सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, और इसके माध्यम से आप जरूर जागरूक हुए होंगे। आप जागरूक होंगे, आपका परिवार जागरूक होगा, आपका समाज जागरूक होगा, और धीरे धीरे करके भारत जागरूक होगा और कैंसर से अपना बचाव करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना पेशेंस दी सुनने के लिए। ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच।